हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन 12th नीट और जेई। सॉल्यूशन जो चैप्टर है इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट में कंसंट्रेशन, थर्ड पार्ट में वेपर प्रेशर और फोर्थ पार्ट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन 4 पार्ट की अपने को बात करनी है टोटल। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, अगर नीट और जेई के बेस पे देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि पिछले 4 से 5 ईयर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पुटअप किया जा रहा है। ठीक बात है। चलिए, कंसंट्रेशन का पार्ट आप लोग मोल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लूंगा ताकि जिन बच्चों का वहाँ मोल कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है वो यहाँ क्लियर करें। ठीक बात है। फिर एक हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन की। तो देखो, इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, सॉल्यूशन जो है बेसिकली हमारे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग 3 टाइप के सॉल्यूशन है। फर्स्ट सॉल्यूशन है रियल सॉल्यूशन, सेकंड कोलाइडल सॉल्यूशन और थर्ड है सस्पेंशन। ये जो तीनों सॉल्यूशन है इनका जो मैं बेसिक डिफरेंस होगा या इनकी जो डिटेल है वो सारी मैं आपको पढ़ाऊंगा, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तब मैं इनका कंपैरिजन पढ़ाऊंगा वहाँ आप ये चीज़ क्लियर करें। यहाँ मैं इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा रियल सॉल्यूशन। हम जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? रियल सॉल्यूशन की। और रियल सॉल्यूशन जो है, अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं ये कहता हूं होमोजीनस मिक्सचर ऑफ two or more than two components. Homogeneous mixture of 2 or more than 2 components is called solution. अब यहाँ मैंने बात करी, या तो आपके पास 2 होंगे या more than 2 components होंगे। सपोज करो मैंने आपसे कहा आपके पास वाटर है और वाटर में आपने शुगर ऐड किया, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट हो गए, एक वाटर और एक शुगर। जब दोनों को मिक्स करूंगा तो मिक्स करने पर मैंने ये देखा कि मुझे केवल एक फेज दिखाई देगी, लिक्विड फेज। जबकि मैंने जब इनको मिक्स नहीं किया था तो शुगर सॉलिड फेज में था और जो वाटर था वो लिक्विड फेज में था। बट जैसे ही इनको मिक्स किया तो मेरे पास शुगर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ और शुगर सॉल्यूशन में मुझे केवल और केवल लिक्विड फेज दिखाई देती है, वहां मुझे कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं मिलते। इसलिए मैंने यहाँ एक टर्म यूज में ली, और वो क्या ली? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 components is called solution। एक नेक्स्ट में बात करूँ कि ये जो होमोजेनस मिक्सचर होगा या ये जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, ये कंपोनेंट जो है मेरे पास 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करता हूँ तो किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। किसी भी सॉल्यूशन का बेसिक जो कंपोनेंट है वो किसको माना गया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट मेरे पास एक होगा बट सॉल्यूट मेरे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। उसके बेस पे हम अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। बट पहले ये समझो कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो हमने कहा कंपोनेंट प्रेजेंट इन lesser amount. Component present in lesser amount is called solute, and component which present in greater amount is called solvent। ये तो बात हो गई कि किसी भी सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होगा, लेसर अमाउंट में होगा, वो सोल्यूट होगा, और जो ग्रेटर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट। क्लियर बात है। अब बात करते हैं, मैंने आपसे कहा सॉल्वेंट तो फिक्स है कि हमारे पास एक सॉल्वेंट होगा, बट सॉल्यूट चेंज हो सकते हैं।
सॉल्यूट चेंज होंगे तो सॉल्यूशन को मैं अलग अलग टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज में ले सकता हूँ। मान मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितने 2 3 4, ठीक बात है। अगर आपके पास 2 कंपोनेंट है तो वो जो सॉल्यूशन है आपका, उस सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा बाइनरी सॉल्यूशन। अगर आपके पास 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, बाइनरी सॉल्यूशन बोलूंगा। बट अगर आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, आपके पास सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है 3, इसको आप ऐसे समझ लो A प्लस बी, या चलो यहाँ ऐसे लेते हैं, आपके पास वाटर प्लस शुगर, ये 2 कंपोनेंट्स हैं तो बाइनरी हो गया। बट मैंने ऐसे कहा कि मेरे पास वाटर, शुगर और सोल्ट, तो क्या मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हो गए टोटल, 1 2 3 कंपोनेंट हो गए। तो जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर मेरे पास 4 कंपोनेंट हो गए, सपोजली चलो मैंने इसमें कहा मेरे पास H2O है, मेरे पास शुगर भी है, मेरे पास सोल्ट भी है, और सोल्ट के साथ मैंने इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी ऐड कर दिया, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए 4। और जब किसी भी सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्वेटनरी सॉल्यूशन क्या बोलूंगा, क्वेटनरी सॉल्यूशन बोलूंगा। तो यहां हमने ये देखा कि जो किसी भी सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट चेंजेबल है, 1 2 3 4 हो सकते हैं। सॉल्वेंट आपको कोई एक फिक्स करके लेना है कि हाँ ये एक बेसिक जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट हमारे पास है। उसके बेस पे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, जब मैं 2 कंपोनेंट्स लूंगा तो बाइनरी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, 3 लूंगा तो टर्नरी का होगा, और 4 लूंगा तो क्वेटनरी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। एक सेकंड चीज जो आपके देखने के लिए यहाँ इंट्रोडक्शन में वो ये है, हमने कहा सॉल्यूशन बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। जो रियल सॉल्यूशन है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत स्मॉल होगा, बट जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में जाएंगे और हम सस्पेंशन में जाएंगे तो पार्टिकल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और रियल सॉल्यूशन के केस में जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स का साइज 10 टू की पावर 7 टू 10 टू की पावर 8 सेंटीमीटर होगा। 10 टू की पावर 7 टू 10 टू की पावर 8 सेंटीमीटर पार्टिकल का साइज होगा किसी भी रियल सॉल्यूशन के लिए अगर बात करें तो। एक बात और समझ लें, किसी भी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज का मीन वेपर प्रेशर हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है, उसका क्या बोल सकते हैं, उसकी सोलिबिलिटी हो सकती है, जो भी उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है कंपोनेंट्स पर। इस पर डिपेंड करती है कंपोनेंट्स पर। मतलब किसी भी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टीज उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज होगी। कंपोनेंट जो प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे सॉल्यूशन को भी वैसी ही प्रॉपर्टी शो करनी होगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। ठीक बात है। अब आपने 2-3 चीजें समझी, पार्टिकल्स का साइज 10 टू द पावर 7 टू 8, कंपोनेंट 2 3 4 है तो बाइनरी, टर्नरी और क्वेटनरी। फिर आपने कहा सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होगी। सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होगा। तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इनके बेस पे मैं किसी भी सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। कैसे करना है उसको समझिए। देख मैंने आपसे कहा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन फर्स्ट हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
सॉल्वेंट। किसके बेस पे कर रहे हो? सॉल्वेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो। इस क्लासिफिकेशन में आपको एक सिंपल सी बेसिक चीज देखनी है, और वो बेसिक सी चीज ये है कि जैसा हम सॉल्वेंट लेंगे सॉल्यूशन भी उसी नेचर का होगा। अगर मैंने कहा सॉल्वेंट गैसियस नेचर का है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा? गैसियस। सॉल्वेंट सॉलिड नेचर का है, किस नेचर का? सॉलिड नेचर का है, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा? सॉलिड नेचर का होगा। कैसे समझना है यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ लिखता हूँ मैं सोल्यूट, और यहाँ लिखता हूँ सॉल्वेंट, यहाँ मैंने लिखा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, देखो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमें सिंपल सी तीन चीजें बता रहे हैं। पहली चीज ये कि जैसा सॉल्यूशन है हमें ये देखना है कि उसके सॉल्वेंट की नेचर कैसी है। जैसा सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन भी वैसा ही होगा। तो देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। मेरे पास ये 9 कैटेगरी के सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? मैंने आपसे कहा गैसीय, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ये मैंने तीनों फेज में सॉल्यूट यूज में लिया। अब मैं कह रहा हूं जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा सॉल्यूशन होगा। तो ठीक है, मैंने ये तो अलग अलग ले लिया, बट मैं ये सेम कैटेगरी में ले सकता हूं। मतलब मैंने क्या किया, सॉल्वेंट कैसा लिया? गैस, गैस और गैस। सॉल्वेंट कैसा लिया? गैस, गैस और गैस। यहां लिया मैंने लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। यहां लिया मैंने सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। ये कैटेगरी। अब मैंने कहा जैसा मेरे पास सॉल्वेंट है वैसा सॉल्यूशन होगा। मतलब इन तीनों कैटेगरी में जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा? गैसियस नेचर का होगा। तो ऐसे लिख दूं गैसियस सॉल्यूशन। कैसा होगा? गैसियस सॉल्यूशन। जब मैं इस कैटेगरी की बात करूंगा तो इन तीनों कैटेगरी में लिक्विड सॉल्यूशन, और इन तीनों कैटेगरी की बात करूंगा तो इनमें होगा सॉलिड सॉल्यूशन। कैसे होगा वो एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल समझने से पहले वापस से एक बार डेफिनेशन में जाएं। डेफिनेशन ये कहती है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब जो भी एग्जांपल लोगे वो एग्जांपल एक होमोजेनस मिक्सचर होगा इन कंपोनेंट्स। ठीक बात है? तो देखिए मैंने कहा गैस और गैस को मिक्स करोगे तो हम ये कहें कि जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, किसकी बात कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें तो वो एटमॉस्फेरिक एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है। देखिए क्या एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ठीक बात है, इस तरह की कई सारी गैसें एटमॉस्फेयर में हैं। जब हम एटमॉस्फेयर गैसों को देखते हैं तो क्या हम कभी ये बोलते हैं कि ये नाइट्रोजन आ गई, अब ये ऑक्सीजन आ गई, या ये वाइट कलर की है, ये येलो कलर की क्लोरीन आ गई? हमें अलग अलग कलर दिखाई नहीं देता है। एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसमें अलग अलग फेज, अलग अलग कलर दिखाई नहीं दे रहे हैं, अलग अलग फेज नहीं है। इसलिए मैं बोलूँगा जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है। और होमोजेनस मिक्सचर है तो किसका मिक्सचर है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सपोज करो N2 + O2, या लिख दूं क्या? मिक्सचर ऑफ N2 + O2। तो वो क्या हो जाएगा? एक होमोजेनस मिक्सचर। और वो किसका एग्जांपल होगा? गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। अब बात करते हैं हम लिक्विड और गैस की। लिक्विड क्या है? सॉल्यूट, मतलब ये लेस अमाउंट में। सॉल्वेंट क्या है? गैस, मतलब ये मोर अमाउंट, लार्ज अमाउंट में या ग्रेटर अमाउंट। तो देखो मैंने एक और एग्जांपल लिया सेकंड केस के लिए, वो लिया फोग। क्या एग्जांपल लिया? फोग। सब जानते हो फोग, फोग में लिक्विड और गैस दोनों अमाउंट है, बट लिक्विड लेस अमाउंट में है। तो जब आप फोग देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी एयर ऐसे चल रही है, बट उस एयर में वाटर पार्टिकल्स हैं।
तो वो वाटर पार्टिकल्स बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, इसलिए वो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो हमने कहा लिक्विड और गैस का मिक्सर, उसका एग्जांपल मैंने क्या लिखा, फॉग। तो फॉग भी एक तरीके से किसका एग्जांपल हुआ, गैसियस मिक्सर का एग्जांपल हुआ, गैसियस सॉल्यूशन का, होमोजेनस मिक्सर। फिर देखिए सॉलिड प्लस गैस। अब लेस अमाउंट में सॉलिड है और लार्ज अमाउंट में गैस है, तो एग्जांपल क्या ले लूं, स्मोक। देखिए स्मोक में आप सबको पता है कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और कार्बन पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट क्या स्मोक हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है? तो वो नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है, जबकि हम कह रहे हैं उसमें कार्बन पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स है। तो हमने ये कहा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सॉल्यूट की टर्म में है, मतलब वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और गैसियस अमाउंट स्मोक में ज़्यादा है। तो ये ग्रेटर अमाउंट में है गैस, इसलिए हमेशा स्मोक नीचे से ऊपर जाता है। तो हमने कहा स्मोक एक होमोजेनस मिक्सर है, बट किसका होमोजेनस मिक्सर है, सॉलिड और गैसियस कंपोनेंट का होमोजेनस मिक्सर है। यहां तक की बात क्लियर? तो मैंने आपसे कहा 3 टाइप के सॉल्यूशन है। पहला मैंने लिया गैसियस, और गैसियस सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट चेंज कर सकता हूं, पर सॉल्वेंट गैस लिया, और जब गैस लिया तो इन दोनों के मिक्सर का एग्जांपल एयर लिया, इन दोनों का एग्जांपल फॉग लिया, इन दोनों केस में एग्जांपल मैंने स्मोक लिया। अब आओ इधर, आपको गैस और लिक्विड लेना है, किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, मतलब गैस लेस अमाउंट में हो और लिक्विड ग्रेटर अमाउंट में हो या लार्ज अमाउंट में हो। तो आप सबने ऐसा देखा होगा, सोडा वाटर सुना है सबने, सोडा वाटर, लिम्का, पेप्सी, थम्स अप, देखें। अच्छा, जब हम उस बोतल को खोलते हैं तो उसमें से आवाज आती है, गैस बाहर निकलती है, बट उसका जो लेवल था उस बोतल में, जो लिक्विड का लेवल था, जब वो गैस बाहर निकलती है तो उसके लेवल में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक बात है, इसका मतलब वो गैस उसमें डिसॉल्व की गई है, एक होमोजेनस मिक्सर बनाया गया। तो ये गैस लेस अमाउंट में है, लिक्विड लार्ज अमाउंट में है, तो सॉल्यूशन कैसे बनेंगे भैया, लिक्विड सॉल्यूशन। और लिक्विड सॉल्यूशन 3 कैटेगरी में बन सकता है, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं गैस लिक्विड, तो मैं बात करूंगा CO2 इन सोडा वाटर। क्या एग्जांपल लिखूंगा, CO2 इन सोडा वाटर। सोडा वाटर में CO2 को डिसॉल्व किया गया। फिर देखो लिक्विड लिक्विड, दोनों लिक्विड होने चाहिए, दोनों को मिक्स कर दोगे तो होमोजेनस मिक्सर बनना चाहिए, मतलब 2 अलग अलग फेज नहीं दिखनी चाहिए। आप इसको ऐसे समझो, ऑयल होता है लिक्विड फॉर्म में, वाटर में डिसॉल्व कर दो, क्या आपको 2 अलग अलग फेज दिखेगी? आपको ऑयल अलग से दिखाई देगा और वाटर अलग से दिखाई देगा, इसका मतलब वहाँ होमोजेनस मिक्सर नहीं है। ऑयल और वाटर का जो मिक्सर है वो एक हेटेरोजेनस मिक्सर है, नॉट होमोजेनस मिक्सर, मतलब मैं उसको रियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं ले सकता हूँ। तो देखिए हमने क्या कहा, जब लिक्विड लिक्विड की बात करेंगे तो वो एग्जांपल आएगा जो होमोजेनस मिक्सर में हो। मैंने कहा एल्कोहल, एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर। एल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करो, आपको 2 सेपरेट फेज दिखाई नहीं देगी, केवल सिंपल एक फेज दिखाई देगी जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एल्कोहल इन वाटर, ये जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एक होमोजेनस मिक्सर। थर्ड कैटेगरी पे चलो, हमने कहा सॉलिड, और सॉलिड को आपको किस में डिसॉल्व करना है, सॉलिड को आपको लिक्विड में डिसॉल्व करना है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ शुगर इन वाटर, शुगर को किस में डिसॉल्व करो, वाटर में। आपको पता है शुगर पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में, पर जैसे ही आप उसको लिक्विड में डिसॉल्व करोगे आपको सिंपल केवल एक लिक्विड फेज दिखाई देगी, 2 अलग अलग फेज नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बोल सकता हूँ शुगर इन वाटर किसका एग्जांपल है, एक लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल। फिर आओ गैस और सॉलिड। सॉलिड में कोई भी गैस है, उस गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करना है, तो मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन गैस ऑन NiPT PD
मेटेलिक सरफेस। जैसे सपोज करो ये Ni है, निकल है, Ni एक सॉलिड मेटल है, इस मेटल की सरफेस पे मैं हाइड्रोजन गैस पास करता हूँ, तो जब वो हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस पे आएगी तो वो एब्जॉर्ब होगी, तो जब वो एब्जॉर्ब होगी तो वो हमें अलग से दिखाई नहीं देगी, हमें कहीं नहीं पता चलेगा कि वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक बात है। आपने एक रिएक्शन पढ़ी है 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ऐसी एक रिएक्शन थी आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 in presence of Ni and then CH3 form, मतलब but alkene change in alkane या unsaturated compound change in saturated compound. This reaction is called hydrogenation reaction and this reaction complete in presence of Ni catalyst. ठीक है, तो ये कैटालिस्ट है, इस कैटालिस्ट के सरफेस पे पहले हाइड्रोजन अटैक करता है और कैटालिस्ट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद रिएक्शन का फॉर्म आगे रिएक्शन कंप्लीट करता है। तो हमने कहा किसी भी सॉलिड सबस्टेंस की सरफेस पर क्या आ जाए, कोई गैस आ जाए, तो हम बोलेंगे कि वो किस कैटेगरी का सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ठीक बात है। अब हमारे पास अगली कैटेगरी है लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, 8 नंबर की जो कैटेगरी है वो है लिक्विड प्लस सॉलिड की, और लिक्विड प्लस सॉलिड होगा तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। और जब ऐसा कोई केस आएगा तो इसमें आपको जो एग्जाम्पल है वो लेना पड़ेगा अमलगम। एग्जाम्पल क्या लेना पड़ेगा, अमलगम। अमल हमने जो एग्जांपल लिया सॉलिड प्लस सॉलिड सिस्टम का एग्जांपल क्या लिया, अमलगम। देखिए अमलगम है क्या, पहली चीज थी मैं ये बोलता हूं मिक्सर ऑफ है सॉलिड एंड लिक्विड मेटल, मिक्सर ऑफ है सॉलिड एंड लिक्विड मेटल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अमलगम। जस्ट लाइक एग्जांपल 1, इस पे बात कर रहा हूं मैं अमलगम। मैंने बोला ZnHg, सेकेंड मैंने कहा NaHg, इसको बोलता हूँ जिंक अमलगम। जिंक अमलगम इसलिए बोल रहा हूँ, ये सॉलिड सबस्टेंस है और आप सबको पता है मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये लिक्विड है यहाँ पर और ये सॉलिड है। और यहाँ देखो आपने क्या कहा, एक लिक्विड और एक सॉलिड कंपोनेंट ले, तो जब आप एक लिक्विड और एक सॉलिड कंपोनेंट ले रहे हो तो लिक्विड कंपोनेंट मरकरी, सॉलिड कंपोनेंट जिंक, इसमें लिक्विड कंपोनेंट मरकरी, सॉलिड कंपोनेंट सोडियम, इसको बोलता हूँ जिंक अमलगम, इसको बोलता हूँ सोडियम। ठीक बात है। तो ये किसके एग्जांपल होंगे, एक सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल। लास्ट 9 जो हमारे पास कैटेगरी थी, 9th वाली सॉलिड प्लस सॉलिड सबस्टेंस की, 9th में क्या लेना है, एक सॉलिड सॉल्यूट लेना है, सॉलिड ही क्या लेना है, सॉल्वेंट लेना है, जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। तीनों कैटेगरी कैसी है, सॉलिड की। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस कैटेगरी में जो भी एग्जांपल आएगा उस एग्जांपल को मैं एलॉय बोल सकता हूँ, या इसके एग्जांपल की कैटेगरी में मैं किसको रख सकता हूँ, एलॉयज को रख सकता हूँ। जितने भी एलॉयज हैं वो सब इसमें आ सकते हैं। आपने सुना होगा ब्रोस है, ब्रोंज है, गन मेटल है, जर्मन सिल्वर है, वो सारे जो भी एग्जांपल है एलॉयज के, वो सारे मैं सॉलिड सॉल्यूशन की कैटेगरी में रख सकता हूँ। ठीक बात है। आप सबने ब्रॉन्ज देखा है, ब्रास, इसमें कॉपर और जेडन 2 मेटल होते हैं भाई, बट आपको कभी भी कॉपर और जिंक अलग अलग से दिखाई नहीं देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद येलो कलर का हमें कौन सा वहाँ पर वो मिक्सर मिलता है, ब्रोस मिलता है, और उसका कलर येलो होता है, बट हमें वहाँ पर कॉपर और जिंक अलग अलग से सेपरेटली दिखाई नहीं देते। ऐसे ही ब्रॉन्ज में होता है, ऐसे ही गन मेटल में होता है। जैसे मान लो मैं कहूँ गन मेटल, गन मेटल इज ए एलॉय एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, जेडन एंड एसएन। ठीक है। और ये जो तीनों मेटल हैं, तीनों सॉलिड कंपोनेंट्स हैं, तीनों सॉलिड नेचर में पाए जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन था जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्यूशन का क्लासिफाई किया 3 कैटेगरीज में, और उन सब अलग अलग कैटेगरी के एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिए। ठीक है, इसको आपको लर्न करना है। सेकंड हम बात करते हैं, जो सेकंड टाइप का हमारा क्लासिफिकेशन है उसमें हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड में मैंने लिखा सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ concentration of solution, on the basis of concentration of solution। आपको किसकी कंसंट्रेशन देखनी है? सॉल्यूशन की। और जब आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन देखते हैं तो वहां बेसिकली आप क्या देखते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या देखते हो? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखते हो भाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन है ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने सॉल्यूट का अमाउंट क्या लिया है। देखिए, इस बेस पे जो सॉल्यूशन है उनको मैं टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारा सॉल्यूशन है वो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकंड हम इसमें लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड जो हमारे पास इसमें कैटेगरी होती है वो होती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और फोर्थ हमारे पास होती है, थर्ड जो कैटेगरी है वो होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो बिल्कुल लेस अमाउंट में है, तो मैं बोलूंगा वो सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक बात है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें सॉल्यूट अपने मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब इतनी अमाउंट में है कि अब मैं उसको डिसॉल्व कर रहा हूं तो उससे आगे और अगर मैं मिक्सर वो ऐड कर दूं सॉल्यूट तो वो ऐड नहीं हो सकता। लेस अमाउंट में है तो डाइल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट में हो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलूंगा। ठीक बात है। बट अगर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूट, किस में है? लार्ज अमाउंट। यहां मैंने लिखा डाइल्यूट सॉल्यूशन मिनिमम अमाउंट, यहां मैंने लिखा सेकंड मैंने लिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड के लिए मैंने कहा मैक्सिमम अमाउंट। इसके लिए मैंने लिखा लार्ज अमाउंट। ठीक है। और अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम अमाउंट में है, ठीक है, सॉल्यूट, बट अगर मैं उस मैक्सिमम अमाउंट के बाद भी उसका टेम्परेचर चेंज करके या किसी भी अदर वे में मैं उसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दूं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है। क्या बोला? मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, लार्ज अमाउंट एंड मोर अमाउंट। ये लो ऐसा यूज करो। मोर अमाउंट में तो उसको क्या बोलूंगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलूंगा। सेकंड क्लासिफिकेशन हम इस तरह से करेंगे कि जो भी सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट, सैचुरेटेड, कंसंट्रेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैटेगरी में डिवाइड करें। ठीक बात है। चलो अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ अमाउंट की बात करी तो इस अमाउंट के बेस पे आपके एक और टॉपिक बन जाता है नया, और वो जो टॉपिक बनता है आपका वो सेकंड टॉपिक होता है कंसंट्रेशन। जो सेकंड टॉपिक बनता है वो क्या है? कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन आप सब लोगों को पहले से पता है। कंसंट्रेशन हम किसे बोलेंगे? कंसंट्रेशन में बोलूंगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which dissolve in unit volume of solution। क्या बोलेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? कंसंट्रेशन क्या है? हमने कहा यहाँ कोई भी हमने एक सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए तो है सॉल्यूट और बी है सॉल्वेंट। अगर मैं ए और बी को मिक्स कर दूं तो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? तो यहाँ कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ये सॉल्यूशन है।
इस सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम, क्या बोला मैंने, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना। सॉल्यूशन का एक फिक्स वॉल्यूम लिया मैंने। इस यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट हो, अमाउंट ऑफ solute in gram, amount of solute in gram present in unit volume of solution is called concentration of solution। ठीक बात है। अब हमने कहा जो concentration है, concentration of a solution can be expressed, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन की जो टर्मिनोलॉजी हम ले रहे हैं वो तो डेफिनेशन होगी कि एक यूनिट वॉल्यूम में, एक फिक्स वॉल्यूम में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सॉल्यूट का एक फिक्स अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए, या ग्राम में उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए, वो कंसंट्रेशन है। अब ये जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन को मैं 2 यूनिट्स में क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ किसमें, 2 टर्म में। एक में इसको एक्सप्लेन करूंगा वेट यूनिट्स, और एक होगी वेट वॉल्यूम। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को 2 तक जो वे है मेरे पास, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड बाय द 2 टाइप ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट इज वेट यूनिट एंड सेकंड इज वेट वॉल्यूम। अब जब हम वेट यूनिट की बात करेंगे तो जो भी वेट यूनिट है, इसमें मैं जो यूनिट्स आपको दूंगा वो होगी W/W%, V/W/V%, V/V%, और ये जो तीनों यूनिट्स है इनको मैं बोलूंगा परसेंटेज यूनिट्स। क्या बोलूंगा, परसेंटेज यूनिट्स। इसके अलावा मैं इसमें यूज में लूंगा ppm कंसंट्रेशन, ppb कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, और एक यूनिट यूज में लूंगा मोलेलिटी। वेट यूनिट्स में कौन कौन सी यूनिट आई, W/W%, W/V, V/V, ppm, ppb, मोल फ्रैक्शन और मोलेलिटी। ये यूनिट्स हम किस में लेंगे, वेट यूनिट्स में लेंगे। बट अगर हम वेट वॉल्यूम यूनिट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जो यूनिट्स होगी वो होगी मोलेरिटी, जिसको आपने कैपिटल M से डिनोट किया था मोल कॉन्सेप्ट में, याद करो। मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। ये 3 यूनिट आपको यहाँ पे यूज में लेनी है, किसमें, वेट वॉल्यूम यूनिट में। कौन कौन सी, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। सीधा सिंपल सा तरीका देखिए, समझ लीजिए। यहाँ कोई भी सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट प्रेजेंट है A, उस सॉल्यूट का टोटल अमाउंट, यानी कि मैं बोल सकता हूँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। क्लियर बात है। अब उस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या क्या है, मैं कहूँगा उसको वेट यूनिट्स में W/W% से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसको ppm कंसंट्रेशन से, ppb कंसंट्रेशन से, मोल फ्रैक्शन से और मोलेलिटी से, नॉर्मेलिटी से और फॉर्मेलिटी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे करना है देखिए। फर्स्ट मैंने लिया W/W%, या इसको मैं बोल सकता हूँ वेट परसेंटेज, इस यूनिट का सीधा सा मीन ये है कि यहाँ परसेंटेज दिखाई दे रहा होगा। परसेंटेज का मीन हो गया 100 में से काउंट करना है। क्लियर बात। देख, अब बोला वेट अपॉन वेट का मीन क्या है, तो मैंने लिखा W/W%। इसके लिए मैंने लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट, किस में ले रहा हूं, इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और नीचे लिखा वेट ऑफ सॉल्यूशन।
वेट ऑफ सॉल्यूशन। और जो वेट ऑफ सॉल्यूशन आप लोगे वो वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना लेना है, 100 ग्राम। कितना लेना है, 100 ग्राम। यहाँ आप लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट। मैंने इसके लिए ये बोला था कंसंट्रेशन की डेफिनेशन में पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैंने पर यूनिट वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। यहाँ पर सॉल्यूशन का पर यूनिट वॉल्यूम कितना कर दिया, 100 ग्राम। इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का टोटल कितना अमाउंट प्रेजेंट है, वही मेरे पास क्या होगा, W/W परसेंटेज होगा। उसको क्या बोलूंगा, W/W परसेंटेज बोलूंगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड W/W परसेंट। बोलो, बोल सकता हूं क्या? इस फॉर्मूले के बेस पे एक डेफिनेशन लिख दूं, क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड W/W परसेंट, यानी कि वेट परसेंटेज यूनिट। बोलो, क्लियर बात है? ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया। अगर आपको काउंट करना है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, W/W परसेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना है भाई, फिक्स है 100 ग्राम लेना है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द W/W परसेंट ऑफ, what is the W/W percent of urea solution in which 10 gram of urea is dissolved in 90 gram of what? क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द W/W परसेंट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इन विच 10 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। आप देखो, यहाँ जो फॉर्मूला ये था, जो लेस अमाउंट में है उसको तो सॉल्यूट बोलूंगा, और जो लार्ज अमाउंट में उसको सॉल्वेंट बोलूंगा, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मिक्स कर दूंगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा क्या? तो देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को यहां लेते हैं, इस फॉर्मूले से सोल्व करो। देखो, W/W परसेंट, बोलो क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था, 10 ग्राम, अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या है, 10 + 90 कर दूं क्या? अरे मैंने आपको बोला है फॉर्मूले में कि कैसे भी करो, कुछ भी करो, ये 100 होगा। और 100 कब होगा, जब मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर दूंगा। तो ठीक है, 10 ग्राम सॉल्यूट था, यूरिया था ना, और 90 क्या था, वाटर, तो दोनों को ऐड कर दूं, यहाँ क्या कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज आ जाएगा क्या? तो देखो 10/100 × 100, ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास कितना आया, 10। इसका मीन W/W जो है वो कितना हो गया, 10%। ठीक बात है, कर सकते हैं क्या? सेकंड में चलो, सेकंड हमारा था W/V परसेंट, वेट वॉल्यूम परसेंटेज यूनिट। बोला यही थी क्या, वेट वॉल्यूम परसेंटेज यूनिट, सेम वही चीज है, केवल अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। यहाँ क्या था, W, तो मैं क्या बोलूं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वहां था 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन,
यहाँ क्या आ गया भाई, वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम की वजह से मैंने यहाँ ले लिया ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बात है, फॉर्मूला सेम वही रहेगा। बोलो W/V% क्या हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट किसमें लेना है, इन ग्राम, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। बोलो बात समझ में आई क्या? अब देखो सीधी सी बात है, यहां भी आपने वही चीज ली जो यहां ली, इसका भी टोटल मीन क्या होगा, वही 100 ml होना चाहिए। तो 100 से 100 एटलीस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का वेट होगा, वो सोल्यूट का वेट ही उसकी परसेंटेज कंसंट्रेशन को शो करेगा। कहने का मीन क्या है, मान लो मैंने आपको कहा एग्जांपल 1 में 5% W/V यूरिया सॉल्यूशन, क्या बोला, 5% W/V यूरिया सॉल्यूशन आपके पास है। तो इसका 5% का मीन हो गया कि मेरे पास इस पूरे 5% W/V यूरिया सॉल्यूशन में 5 ग्राम तो मेरे पास क्या है, 5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम तो क्या है यूरिया, और 95 ml मेरे पास क्या है, वाटर। बोलो बात समझ में आ रही है? लिख सकते हैं, या मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं, 5% W/V यूरिया सॉल्यूशन है, तो इस यूरिया सॉल्यूशन का मीन क्या होगा, 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, क्योंकि इन दोनों का टोटल 100 होगा, इन दोनों का टोटल क्या होगा 100। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 5 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 95 ml H2O। समझ में आ गई क्या? जिनके नहीं समझ में आई वो तीसरी यूनिट में जाए, वहां से समझने की कोशिश करें। देखिए थर्ड यूनिट क्या है, V/V%। अब यहाँ सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मीन क्या है, V/V। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, पहले देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml। अच्छा ml क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम टर्म आ गई, इसलिए ml लूंगा, वेट होती तो ग्राम लेता। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये अमाउंट जो सॉल्यूट की है, ये तो फिक्स होगी ना पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कितना फिक्स करा हुआ है मैंने, क्योंकि मैं परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ।